आज 18 दिसंबर 2025 है और आज हम भारत की नीतियों में हो रहे 3 बहुत बड़े बदलावों पर बात करने वाले हैं। जी। बीमा, ग्रामीण रोजगार और परमाणु ऊर्जा। इन तीनों क्षेत्रों में सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो आने वाले सालों में देश की आर्थिक और ऊर्जा नीति की दिशा तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं है, मतलब ये पूरे सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश है। एक तरफ बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनरेगा जैसे विशाल कार्यक्रम का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। और इन सब के बीच भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पहली बार निजी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। हाँ। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहला बड़ा बदलाव है सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025, जिसे लोकसभा ने पास कर दिया है। जी। इसमें सबसे बड़ी बात है बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी देना। एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये गेम चेंजर हो सकता है। अब तक ये सीमा 74% थी, लेकिन अब विदेशी कंपनियां भारत में अपनी बीमा कंपनी पूरी तरह से खुद के मालिकाना हक के साथ खोल सकती हैं। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा कंपटीशन होगा और उम्मीद है कि ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स भी आएंगे। और ये जो 100% निवेश है, ये कंपनी की पेड अप कैपिटल में होगा, यानी वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में अपना हिस्सा खरीदने के लिए असल में चुकाया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या इससे हमारी छोटी भारतीय बीमा कंपनियां बाजार से बाहर नहीं हो जाएंगी? और पॉलिसी धारकों का इतना सारा संवेदनशील डेटा जब पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हाथ में होगा, तो क्या वो चिंता का विषय नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है। जाहिर है छोटी कंपनियों को बड़ी विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने में मुश्किल होगी। जी। जहां तक डेटा की बात है, सरकार का कहना है कि डेटा सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे और IRDAI यानी हमारी बीमा नियामक संस्था इन पर नजर रखेगी। ओके। सरकार का तर्क ये है कि भारत में बीमा की पहुंच अभी भी बहुत कम है, जिसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं, और इस लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी पूंजी और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो विदेशी निवेश से आ सकती है। इस बिल में पॉलिसी धारकों के लिए भी एक शिक्षा और संरक्षण कोष बनाने की बात कही गई है। ये क्या है? ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये फंड पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बीमा के बारे में जागरूक बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। कई बार लोग पॉलिसी के फाइन प्रिंट को समझे बिना खरीद लेते हैं और बाद में क्लेम के समय दिक्कत होती है। ये फंड ऐसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगा और इसका पूरा मैनेजमेंट IRDAI ही करेगी। और एक और बदलाव पुनर्बीमाकर्ताओं यानी री इंश्योरर्स को लेकर है। उनके लिए नेट ओन फंड की जरूरत 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दी गई है। जी। री इंश्योरर का मतलब क्या है आसान भाषा में? आसान भाषा में री इंश्योरर वो कंपनी है जो बीमा कंपनियों का बीमा करती है। अच्छा। जब कोई बीमा कंपनी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसे एक फैक्ट्री या एयरलाइन का बीमा करती है, तो वो अपना खुद का रिस्क कम करने के लिए उस बीमा का एक हिस्सा किसी री इंश्योरर को बेच देती है। समझ गया। नेट ओन फंड की जरूरत कम करने का मतलब है कि अब ज्यादा विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियां भारत में आ सकेंगी। इससे हमारी बीमा कंपनियों को अपना रिस्क मैनेज करने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ गया। तो एक तरफ तो सरकार वित्तीय क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना का पूरा ढांचा ही बदला जा रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG RAM-G विधेयक जो मनरेगा की जगह लेने वाला है। और ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है, ये मनरेगा के पूरे दर्शन को, मतलब उसकी पूरी फिलॉसफी को बदलने की कोशिश है। कैसे? सबसे बड़ा बदलाव है काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। हाँ, और वो शर्त थोड़ी चिंताजनक लगती है। बिल कहता है कि राज्य सरकारें बुआई और कटाई के मौसम में इस योजना को 60 दिनों तक के लिए रोक सकती हैं। जी। ताकि खेतों में मजदूरों की कमी ना हो। लेकिन उन भूमिहीन मजदूरों का क्या होगा जिनके पास साल के उस समय में रोजगार का यही एक सहारा होता है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और इस पर काफी बहस हो रही है। सरकार का तर्क है कि कई बार मनरेगा की वजह से किसानों को खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, जिससे कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। ये प्रावधान कृषि और ग्रामीण रोजगार के बीच एक संतुलन बनाने की एक कोशिश है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका दूसरा पहलू। बिल्कुल, दूसरा पहलू ये है कि ये उन सबसे गरीब लोगों को प्रभावित कर सकता है जो पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर हैं। इस नए बिल में
टिकाऊ संपत्ति निर्माण यानी ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन पर भी बहुत जोर है। हाँ, अब फोकस सिर्फ रोजगार देने पर नहीं, बल्कि ऐसे काम करवाने पर है जिससे गांव में स्थायी संपत्ति बने। इसके लिए 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। क्या है वो? पहली, जल सुरक्षा, जैसे तालाब बनाना। दूसरी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें। तीसरी, आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पशुओं के लिए शेड बनाना। और चौथी, बाढ़ या सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए खास काम। और योजना बनाने के तरीके में भी पीएम गति शक्ति को जोड़ा जा रहा है। जी, अब ग्राम पंचायतें जो योजनाएं बनाएंगी उन्हें सीधे पीएम गति शक्ति पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अच्छा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर यह पता चलेगा कि किस गांव में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एक और दिलचस्प चीज है पंचायतों की ग्रेडिंग। ग्रेडिंग? हाँ, पंचायतों को उनके विकास के स्तर के आधार पर ग्रेड मिलेगा और जो पंचायतें पिछड़ रही होंगी उन्हें ज्यादा फंड दिया जाएगा ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद फंडिंग पैटर्न में है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इससे राज्यों का इस योजना पर कंट्रोल कम हो जाएगा? देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना बनने का मतलब है कि अब लागत का एक हिस्सा राज्यों को भी उठाना होगा। अब तक मनरेगा में अकुशल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार देती थी। अब इसे बदल दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नया पैटर्न क्या है? इसे ऐसे समझिए, सरकार कह रही है कि जो पहाड़ी या मुश्किल हालात वाले राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट, वहां हर 100 रुपए के खर्चे में से 90 रुपए केंद्र देगा और 10 रुपए राज्य। और बाकी राज्यों के लिए? लेकिन जो बड़े और आर्थिक रूप से बेहतर राज्य हैं, उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वहां केंद्र सिर्फ 60 रुपए देगा और 40 रुपए राज्य को देने होंगे। अच्छा। ये एक तरह से राज्यों की आर्थिक क्षमता के हिसाब से जिम्मेदारी बांटने की कोशिश है। हालांकि बेरोजगारी भत्ता अब भी पूरी तरह से राज्यों को ही देना होगा। रोजगार और बीमा के बाद अब बात करते हैं ऊर्जा की। और एक ऐसा फैसला है जिस पर सालों से बहस चल रही थी। जी। शांति SANTI विधेयक के जरिए भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोलना। जी, ये भारत की परमाणु नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के बाद से अब तक ये क्षेत्र पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था। अब भारतीय निजी कंपनियां और विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेंगे। लेकिन परमाणु ऊर्जा के साथ सबसे बड़ा सवाल हमेशा सुरक्षा का होता है और दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही का। उसके लिए क्या बदलाव किए गए हैं? इसके लिए 2010 के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व यानी CLNDA को पूरी तरह से बदला जा रहा है। अच्छा। पहले किसी भी दुर्घटना के लिए ऑपरेटर मतलब प्लांट चलाने वाली कंपनी की देनदारी 1500 करोड़ रुपए तक सीमित थी। अब इसे रिएक्टर की क्षमता के आधार पर 100 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर नुकसान इससे भी ज्यादा हुआ तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, जिसके लिए एक परमाणु देयता कोष भी बनाया जा सकता है। लेकिन इस बिल में जो सबसे बड़ा और विवादास्पद बदलाव है वो है ऑपरेटर के राइट ऑफ रिकोर्स को हटाना। ये राइट ऑफ रिकोर्स क्या था? 2010 के कानून में ये प्रावधान था कि अगर कोई दुर्घटना किसी सप्लायर के दिए गए खराब उपकरण की वजह से होती है तो प्लांट चलाने वाली कंपनी उस सप्लायर पर हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकती थी। ओके। इसी एक क्लॉज की वजह से वेस्टिंगहाउस और GE जैसी बड़ी विदेशी न्यूक्लियर कंपनियां भारत में प्लांट लगाने से हिचकिचा रही थीं। उन्हें डर था कि किसी भी दुर्घटना के लिए उन पर अरबों डॉलर का केस हो जाएगा। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि विदेशी सप्लायर की कोई जवाबदेही ही नहीं होगी, भले ही उनका सामान खराब निकले? कानून के हिसाब से अब सीधी जवाबदेही सप्लायर की नहीं बल्कि ऑपरेटर की होगी। इसे नो फॉल्ट लायबिलिटी कहते हैं, यानी गलती किसी की भी हो, हर्जाना ऑपरेटर को ही देना होगा। अच्छा। इसे हटाने का मतलब साफ है कि सरकार विदेशी निवेशकों को एक तरह का भरोसा दे रही है ताकि वे भारत में निवेश करें, भले ही इससे घरेलू सुरक्षा और जवाबदेही पर एक नई बहस छिड़ सकती है। भारत जहां एक तरफ अपनी घरेलू नीतियां बदल रहा है, वहीं वैश्विक मंच पर भी नियमों का खेल बदल रहा है। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की भूमिका पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है।
अमेरिका का कहना है कि WTO अब वैश्विक व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए सही मंच नहीं रहा। और उन्होंने तो सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत की भी आलोचना की है। जी, MFN का मतलब है कि आप एक देश को व्यापार में जो छूट देंगे वही आपको बाकी सभी सदस्य देशों को भी देनी होगी। अमेरिका का कहना है कि ये नियम उन्हें चीन जैसे देशों के साथ निपटने से रोकता है। तो क्या WTO अब सच में अप्रासंगिक हो गया है? मतलब डिजिटल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज से जुड़े व्यापारिक नियम, इन सब पर तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अप्रासंगिक कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि वो एक रेगुलेटरी लैग का शिकार है। उसके नियम 20वीं सदी के व्यापार के लिए बने थे। 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे डेटा फ्लो या कार्बन टैक्स के लिए नहीं। और उसकी सबसे बड़ी समस्या तो उसकी विवाद सुलझाने वाली प्रणाली है। वो अपीली निकाय वाली? बिल्कुल। उसका अपीली निकाय एपेलेट बॉडी सालों से ठप पड़ा है क्योंकि अमेरिका ने नए जजों की नियुक्ति ही रोक रखी है। ये तथ्य UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। WTO की तरह ही वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां भी बदल रही हैं। पहले हम मलेरिया और TB जैसी संक्रामक बीमारियों से लड़ते थे, अब गैर संचारी रोग यानी NCDs और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। बिल्कुल। और इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने NCDs और मानसिक स्वास्थ्य पर एक ऐतिहासिक वैश्विक घोषणा को अपनाया है। ये पहली बार है कि इन दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें क्या नया है? इसमें दिल की बीमारी और डायबिटीज के साथ साथ अब मुंह के स्वास्थ्य, फेफड़ों के स्वास्थ्य और बच्चों में होने वाले कैंसर को भी शामिल किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें बीमारियों के नए कारणों को भी शामिल किया गया है, जैसे वायु प्रदूषण और यहाँ तक कि डिजिटल स्वास्थ्य जोखिम भी। हाँ, और ये पहली बार है कि UN के स्तर पर सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन फैलने वाली गलत सूचना को एक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर पहचाना गया है। वाह! ये दिखाता है कि अब स्वास्थ्य की परिभाषा सिर्फ शारीरिक नहीं रही, बल्कि इसमें हमारा डिजिटल जीवन भी शामिल हो गया है। चलिए अब कुछ तेजी से विज्ञान और तकनीक की दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। अंटार्कटिका से खबर है कि भारत अपने मैत्री रिसर्च स्टेशन को 2032 तक एक नए मैत्री 2 स्टेशन से बदलने जा रहा है। जी, मैत्री हमारा दूसरा स्थायी स्टेशन है, जिसे 1988 में बनाया गया था। हमारा सबसे पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो अब बर्फ में दब चुका है। और भारत के दूसरे स्टेशन? अंटार्कटिका में हमारा एक और नया स्टेशन है भारती, और आर्कटिक में भी हमारा एक स्टेशन है जिसका नाम हिमाद्री है। ये जानकारी UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। विज्ञान से ही एक और कमाल की खबर जंपिंग जीन्स के बारे में है। ऐसा लग रहा है कि ग्रीनलैंड के भालू ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सचमुच में अपना DNA एडिट कर रहे हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजॉन हमारे DNA के ऐसे हिस्से होते हैं जो एक जगह से कटकर दूसरी जगह जुड़ सकते हैं। ऐसा करके वे दूसरे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल देते हैं। इस स्टडी में पाया गया कि भालू गर्म होते पर्यावरण के अनुकूल ढलने के लिए इन जंपिंग जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह से रियल टाइम में हो रहा विकास है। वाह! और एक अच्छी खबर अल्जाइमर रोग के मरीजों के लिए है। मोहाली के शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक नई थेरेपी विकसित की है। हाँ, अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क में एमिलॉइड और टाउ नाम के प्रोटीन के असामान्य रूप से जमा होने से याददाश्त और सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह थेरेपी इन प्रोटीन्स को निशाना बनाती है। अब बात अर्थव्यवस्था की। गोल्डार समिति ने सिफारिश की है कि GDP की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया जाए। आधार वर्ष बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण सिफारिश डेटा को लेकर है। अच्छा? समिति का कहना है कि अब GDP की गिनती में GST, डिजिटल लेन देन और PLFS यानी नौकरियों के नए सर्वे के डेटा को शामिल किया जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारी अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलावों, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र और डिजिटल इकोनॉमी के योगदान को बेहतर तरीके से मापा जा सकेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और UPSC प्रीलिम्स के लिए भी रेलेवेंट है। चलिए अब आखिर में उन जगहों पर नजर डालते हैं जो हाल में खबरों में थी। पहली जगह है जॉर्डन। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण जॉर्डन चर्चा में था। यह यात्रा भारत जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर हुई। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? जॉर्डन पश्चिम एशिया में स्थित है और इसकी सीमाएं सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और वेस्ट बैंक से लगती हैं। अकाबा की खाड़ी इसका एकमात्र समुद्री रास्ता है।
और दूसरी जगह है ओमान की खाड़ी। ईरान द्वारा एक तेल टैंकर को जब्त किए जाने की वजह से ओमान की खाड़ी खबरों में है। भौगोलिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? ये अरब सागर को होर्मुज जल डमरू मध्य से जोड़ती है और होर्मुज जल डमरू मध्य आगे फारिस की खाड़ी में खुलता है। दुनिया का 1/3 से ज्यादा समुद्री तेल व्यापार इसी पतले रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ होने वाली कोई भी घटना पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालती है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत की नीतियां एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना हो, ग्रामीण योजनाओं को नया रूप देना हो या ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाना हो। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे वैश्विक संस्थाएं और स्वास्थ्य प्राथमिकताएं भी 21वीं सदी की नई हकीकतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने एसएचटी बिल पर बात की जो भारत के परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमने डब्ल्यूटीओ की चुनौतियों पर बात की, जहां चीन जैसी सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्थाओं से कैसे निपटा जाए, इस पर बहस चल रही है। जी सोचिए, जब भारत खुद अपने रणनीतिक क्षेत्रों में निजी और विदेशी कंपनियों को ला रहा है, तो वैश्विक व्यापार के नियमों को लेकर उसका नजरिया भविष्य में कैसे बदल सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।